सभी का आरआर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी का वर्णन। इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पुत्री रजिया को बनाए थे, किंतु इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात रजिया के स्थान पर तुर्क सरदारों ने उनके पुत्र रुकुद्दीन फिरोज को दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिए। रुकुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक बने। यह एक दुर्बल और अक्षम व्यक्ति थे। इस कारण सत्ता का सारा कार्यभार रुकुद्दीन फिरोज की माता शाह तुर्कान के हाथों में चला गया, जो कि काफ़ी ही क्रूर महिला थी, जिसके कारण इक़्तेदारों ने रुकुद्दीन फिरोज का विरोध किया और षड्यंत्र करके उसकी हत्या कर दी और रजिया को दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिए। रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ग्वालियर से वापस आने के पश्चात अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किए थे, किंतु उनके स्थान पर रुकुद्दीन फिरोज को जब शासक बना दिया गया, तब रजिया ने लाल वस्त्र पहन के नवाज के अवसर पे लोगों के समक्ष न्याय मांगी, जिसके बदले में लोगों ने उन्हें अपना अगला सुल्तान घोषित करके रुकुद्दीन फिरोज को हटा दिया और रुकुद्दीन फिरोज को कैद कर लिया गया। रजिया के शासक बनने के पश्चात उन्हें तुर्क अमीर और अपने भाइयों का विरोध करना पड़ा था, जिसके कारण उनका शासनकाल 3 वर्षों तक ही चला। रजिया के सुल्तान पद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिए और पुरुषों के समान कुबा और कुल्हा पहनकर दरबार में आने लगी और कार्यभार संभालने लगी, जिसके कारण दरबार के लोग उन्हें पसंद नहीं करने लगे। वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी, जो उनके राजरोहन का विरोध कर रहे थे क्योंकि वो एक महिला थी, और उनके विरुद्ध जो अमीर विरोध कर रहे थे रजिया का, उसका वो समर्थन किए। तुर्क अमीर ने उस पर नारी सुलभ शील त्याग करने और याकुत खान नामक अविश्वसनीय अमीर, जिसे अश्वशाला का प्रधान रजिया ने नियुक्त किया था, जिसका तुर्क अमीर इस नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। इसलिए रजिया पर याकुत के प्रति अत्यधिक मेहरबान होने का भी आरोप लगाए। सरहिंद में अल्तुनिया के नेतृत्व में विद्रोह भड़क गया था, जिसको दबाने के लिए रजिया स्वयं सेना के साथ सरहिंद आक्रमण के लिए निकल गई। जब वह सरहिंद की ओर बढ़ी, उस समय उसके खेमे में विद्रोह भड़क उठा और याकुत खान की हत्या कर दिया गया और रजिया को तबर हिंद में बंदी बना लिया गया। परंतु रजिया ने अल्तुनिया से विवाह करके दिल्ली को फिर से विजय करने की एक असफल कोशिश की, जिस पर रजिया के भाई बहराम शाह ने अधिकार कर लिया था। रजिया बहुत ही बहादुरी से लड़ी, लेकिन पराजय हुई और उन्हें भटिंडा वापस लौटना पड़ा। रास्ते में हरियाणा के पास कैथल में 13 अक्टूबर 1240 में कुछ डाकुओं द्वारा रजिया और उनके पति अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी गई। मुजिबुद्दीन बहराम शाह। रजिया के पश्चात 1240 ईस्वी में बहराम शाह सुल्तान बने, परंतु कुछ ही वर्षों तक वह शासक रहे। वह नाम मात्र के सुल्तान थे। राज का वास्तविक शक्ति का संचालन 40 गुलाम के सरदार चहलगानी दल के पास था। शासन पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए तुर्क अमीर नायाब के पद की नियुक्ति किए और इस पर एतगिन नामक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, परंतु उसकी बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर बहराम शाह ने उसकी हत्या करवा दी। एतगिन की हत्या के पश्चात बदरुद्दीन सुनकर रूमी नायाब के पद पर नियुक्त हुए। इन्होंने बहराम शाह की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु वह स्वयं ही षड्यंत्र में मारे गए। जब 1241 ईस्वी में लाहौर में मंगोल आक्रमण
हुआ। उस समय मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए जिस सेना को भेजा गया था वह सेना वापस दिल्ली की ओर मुड़ गई और अपने शासक बहराम शाह की 13 मई 1242 में हत्या कर दी। अलाउद्दीन मसूद शाह, यह रुकुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र और इल्तुतमिश के पौत्र थे। यह एक दुर्बल और अयोग्य शासक थे। यह नाम मात्र के शासक थे। उनके शासनकाल में मलिक कुतुबुद्दीन हसन नायाब पद पे और अबू बकर जो वजीर पद पे नियुक्त थे। बलबन को हासी का इक्ता प्रदान की गई थी। इनके शासनकाल का वास्तविक सत्ता वजीर मुजिबुद्दीन के हाथों में था, जो ताजिकिस्तान के गैर तुर्क थे। धीरे धीरे बलबन सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गया। बलबन ने षड्यंत्र करके मसूद शाह को गद्दी से हटाकर कैद कर लिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। नासिरुद्दीन महमूद, 10 जून 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शमसी मलिकों द्वारा सुल्तान के पद पे आसीन हुए। इन्होंने तुर्की अमीरों की शक्ति को अनुमान लगाकर संपूर्ण सत्ता चालीसा के सरगना और नायाब बलबन के हाथों में सौंप दिए। 1250 ईस्वी में तुर्की सरदारों के षड्यंत्र द्वारा बलबन को अपदस्थ कर दिया गया और वहाँ एक भारतीय मुसलमान इमाउद्दीन राहान को नायाब पद पे नियुक्त किया गया। बलबन ने अपना पद फिर से प्राप्त किया और अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ करवा दिया, जिसके कारण नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल के समस्त शक्ति बलबन के हाथों में आ गया। और 1249 ईस्वी में बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने उल्गू खान और नायाब ए मालिकात का उपाधि दिए थे। बलबन इल्तुतमिश के दल चालीसा का संगठन का प्रसिद्ध दास थे। वह इलवरी तुर्क थे। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद 1265 ईस्वी में स्वयं बलबन गद्दी पर बैठे। बलबन ऐसे सैनिक जो कि सेवा योग्य नहीं थे उन्हें पेंशन देकर मुक्त कर दिए और यह दिल्ली सल्तनत विशेष रूप से प्रशासनिक ढांचे तथा संस्थाओं के निर्माता में से एक प्रमुख थे। इन्होंने अपने शत्रुओं के प्रति लोह रक्त की नीति अपनाई। युद्ध में हारे हुए शत्रु को वह मार देते थे, पुरुष को और महिला और बच्चे को अपना दास बना लेते थे। बलबन ने फारसी नव वर्ष मनाने की परंपरा भारत में शुरुआत किए थे और सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में फारसी परंपरा सिजदा और पाबोश का प्रथा शुरू किए। गैर मुसलमान जो कि यह प्रथा गैर मुसलमानी था। अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने 40 दल के चहलगानी पद और नायाब पद को पूर्णतः समाप्त कर दिए। अपने राज्य की स्थिति की जानकारी रखने के लिए गुप्तचर प्रणाली का प्रारंभ किया, जिसे बरीद कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बने मंगोल का सामना करने के लिए बलबन ने शक्तिशाली केंद्रीय सेना संगठित की। इस परियोजना से सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को भी इसके लिए पुनर्गठित किया गया था। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर शिलालेखों पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहे हैं। बदायूं के आसपास के क्षेत्र में राजपूतों के गढ़ों को इन्होंने नष्ट कर दिया और लोगों पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए बलबन अपने दरबार का वातावरण अत्यधिक शान शौकत से भरा रखते थे। बलबन के बड़े पुत्र शाहजादा मोहम्मद की मृत्यु मंगोल के आक्रमण के दौरान हो जाने के कारण बलबन इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सके और 1286 में अपने पुत्र के कुछ दिन के मृत्यु के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। बरनी के अनुसार 1286 में बलबन के मृत्यु से दुखी होकर मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ दिए। सुल्तान के शवों को नंगे पैर दारू अमन कब्रिस्तान तक ले गए और ले जाते हुए अपने सिरों पे धूल फेंकी। इन्होंने 40 दिनों तक उनकी मृत्यु की शोक मनाई और भूमि पर सोए। गियासुद्दीन बलबन के बाद दास वंश काफ़ी कमज़ोर हो गया। इसके शासक काफ़ी कमज़ोर साबित हुए। बलबन के मृत्यु के पश्चात उसके पोते केकूबाद बलबन के बाद शासक बने, लेकिन वह एक अयोग्य और विलासी शासक थे, जिसे
लकवा मार देने के कारण उसके बाद उसका पुत्र औबयस के पुत्र क्यूमर्स 3 महीना के लिए नाम मात्र का शासक बना, जिसकी हत्या 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी और खुद शासक बन गया। इस प्रकार दास वंश का अंत हो गया और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।